फादर का आपकी डेथ हुई थी, आप 6 महीने के थे, आपकी बहन जो है 1.5 साल की थी। उसके बाद आपके मदर ने आप लोगों को पाला पोसा है, कैसे उन्होंने ये सब किया? अभी 20-21 साल और 25 साल तक भी मतलब अभी उनका था कि सेकंड मैरिज के लिए रिश्ते आते थे। तो मेरे को आज भी याद है कि उन्होंने मना ये कह के किया था कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे। आज के टाइम पे जो लोग दवाइयाँ लेते हैं ना कि भाई डिप्रेशन हो गया, मैं बोलता हूँ डिप्रेशन ये सिर्फ अमीर लोगों को क्यों होता है, गरीब को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज उनको पता है अगर रुक गए तो आगे कैसे जाएंगे। जितने भी ऑफिसर से मेरी बात होती है, जितने भी पढ़े हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई इस प्रिपरेशन को तीन हिस्सों में डिवाइड करो, 8 and 8 प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये सिविल सर्विसेज में? नहीं सर। आपके घर से आप लोगों ने गोल्ड जो है बेचा ताकि आपको आपके लिए बाइक ली जाए। टाइम बड़ा लग जाता है और मैं कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहा। पहले उन्होंने वो गोल्ड सेल ऑफ किया और उसके बाद शिकेम उन्होंने बाइक लेके दे दी। हम दोनों ने समागम जाना था, तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पैसे की क्या वैल्यू है। उस दिन मैंने सोचा कि गुरशरण तू समागम पे उसी दिन जाएगा जिस दिन ठीक है तेरी जॉब लगेगी। हेलो एवरीवन, आई एम उवैस अली भट्ट। वेलकम बैक टू एक्सेप्शनल जर्नी बाय उवैस। आज हमारे साथ जो शख्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक मिसाल कायम की है सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज के एग्ज़ाम्स में। विद डिटर्मिनेशन इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड किया है कि जिसमें एक बच्चे के लिए एक इंस्पिरेशन है ये कि इनकी 8 साल की जर्नी रही है। मैं यहाँ ये भी मेंशन करना चाहता हूँ कि वो सारे लोग जो हमें सुन रहे हैं, जो हमें फॉलो कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे गेस्ट हैं, इनके फादर का इंतकाल हो गया था। इनके फादर का डेथ हुआ था जब ये 6 महीने के थे। इनकी बहन 1.5 साल की थी। ये पेरेंट्स का इन सर्विसेज में तैयारी करते में होना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। और बिना फादर के एक इंसान ने 8 साल का स्ट्रगल किया और फिर इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। उस बीच में बहुत सारे स्ट्रगल्स रहे हैं। आज इनका रैंक 22nd है इस साल स्टेट सर्विसेज 2023 में। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको मेरे शो पे। और आज हम वो सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे जो एस्पिरेंट को उनके पूरी जर्नी में हेल्प करेगा। और सारे लोगों को पता भी होना चाहिए कि इतनी लंबी जर्नी आपने कैसे जो है तय की है। तो मैं सबसे पहले तो आपको वेलकम करना चाहता हूँ अपने शो पे। और फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो शुरुआत है ये सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज की जो शुरुआत आपने की है प्रिपरेशन की, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कैसे शुरुआत की आपने? थैंक यू वेरी मच सर फॉर कॉलिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। सर ये पता नहीं सर, इसके मतलब बहुत मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स रहे होंगे शायद। कभी जब छोटा था तो मदर बोलते थे कि जो मेरा नाम मेरे फादर ने रखा है ना, तो वो तब बोलते थे कि गुरशरण सिंह कोई बहुत बड़ा ऑफिसर है जम्मू कश्मीर में। कोई उनका होगा जो उन्हें तब का पता होगा कि वो कोई ऑफिसर हैं। कभी फिर मदर का हमेशा ये बोलना कि मैं अपने बच्चों को ऑफिसर बनाऊंगी, दोनों बच्चों को अपने ऑफिसर बनाऊंगी। और कभी इस चीज़ के साथ इंक्लिनेशन जब, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज से मतलब अपने छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स के लिए आगे पीछे जाता था, तो आई यूज़ टू गेट इनसाइट्स फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन कि अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ऐसे भी हो सकता है, अच्छा ये ऑफिसर इतने काम कर सकता है। तो वो छोटी छोटी चीज़ें मतलब बहुत मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स बनी। और एक बारी का इंसिडेंट तो मेरे को अभी भी याद है कि जब जैसे मेरे फादर की डेथ के बाद मेरे मदर सिर्फ 21 साल के थे, आई थिंक, हाँ 21 साल के थे, 21 भी नहीं 20 साल के थे। 20 साल जब इस एग्जामिनेशन के लिए कोई एलिजिबल भी नहीं होता, वो 20 साल के थे। तो मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे, तो शी वॉज विडो। और उसके बाद कुछ देर के बाद जब हम थोड़े से बड़े हुए थे, इट वॉज 5-6 years ओल्ड, वी बोथ वर। तो क्योंकि मेरे मदर अभी 20-21 साल और 25 साल तक भी मतलब अभी उनका था कि सेकंड मैरिज के लिए रिश्ते आते थे। तो मेरे को आज भी याद है कि उन्होंने मना ये कह के किया था कि नहीं, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरे बच्चे रुल जाएंगे और मैं अपने बच्चों को अफसर बनाऊंगी। ये मेरे सिर का ताज है। तो आज वही है कि वो एक उनकी दुआ है आपके साथ
हमेशा रही है। हाँ, वही मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हैं सर इस एग्जामिनेशन को लेके। मैं अभी आपसे बैक स्टेज बात भी कर रहा था कि हमने ये बात की कि जो फादर का आपके डेथ हुई थी, आप 6 महीने के थे, आपकी बहन जो है 1.5 साल की थी, उसके बाद आपके मदर ने आप लोगों को पाला पोसा है, एजुकेशन दी है, एक अच्छा खासा जो है स्ट्रगलिंग पीरियड उनके लिए रहा है, क्योंकि 6 महीने का बच्चा 1.5 साल की बच्ची को पालते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि बहुत सारे हाउस होल्ड चीज़ें होती हैं जो मैनेज करनी होती है, देन 2 बच्चों को मैनेज करना होता है, उनकी परवरिश करना, उनकी एजुकेशन, और उनको आज जिस मकाम पे आप खड़े हैं इस मकाम तक पहुंचाना, मतलब देखने और समझने में लगता है कि ये तो असंभव है, ये तो नहीं हो सकता। हमें थोड़ा सा इस पे लाइट डालिए कि कैसे उन्होंने ये सब किया है। सर मतलब ऐसा होता है ना कि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि एक हमारी लाइफ में कुछ चैलेंज आते हैं, वो कुछ टाइम के बाद हम उनसे ओवरकम हो जाते हैं। जैसे वी आर एबल टू ओवरकम दोज चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम नहीं हो रहा, कोई और चीज़ स्विच करके किसी और प्रोफेशन में जाके हम कर सकते हैं। बट व्हेन वी वर ओनली, आई वाज ओनली 6 months एंड शी वाज ओनली 1.5 years ओल्ड, तो उस टाइम पे उनको एक बहुत लंबी जर्नी और वो डार्कनेस के बीच में, जैसे एक जंगल के बीच में जैसे जाना था और कोई रास्ता नहीं पता था, बट उन्होंने हम दोनों को अपने कंधे पे चढ़ा के और शी केप्ट मूविंग। और यहाँ पर सर वही चीज़ होती है ना कि सबसे बड़ा बात मैं यही देखता हूँ कि वो 30 साल उन्होंने ना इधर देखा ना उधर देखा, उसी अंधेरे में वो चलते रहे, हमें पकड़ के चलते रहे। जब हम बड़े होते गए तो चला चला के चलते गए, तो कभी उन्होंने, हम 6 महीने में हम बोलते हैं एंजाइटी, पैनिक, ये डिप्रेशन। सर मतलब मैं आज इमेजिन करता हूँ वो 20 साल की लड़की, मतलब कोई भी अगर 20 साल का, हम भी आज के टाइम पे सोच नहीं सकते। मैं 30 साल का हूँ, तो वो 20 साल में 2 बच्चों के साथ हाउ शी मैनेज्ड टू कम आउट ऑफ इट। हाँ, बट इसमें यह था कि सर वही होता ना कि जब आप अच्छे होते हो या आप ऊपर वाले की रज़ा में होते हो तो आपको लोग भी वैसे ही मिलते हैं। अब जैसे मेरे नानू नानी, मेरे दोनों मामूओं ने, मतलब उन्होंने, जैसे मैं कभी रोता था ना कि मेरे पापा नहीं, जब क्योंकि स्कूल में तो हर कोई जब छोटे होते नहीं पता होता, तो मेरे दोनों मामू ऐसे होते थे कि उन्होंने फर्स्ट सैलरीज हमारे ऊपर स्पेंड की होंगी, और जब भी सैलरीज आनी उन्होंने जाना आना, तो हमेशा ही यूज्ड टू कॉल मी, टेल मी कि हम हैं ना तेरे, हम 2 मामू हैं तेरे, किसी के हैं 2 मामू, वो साथ में रहते हैं। तो वो सारी चीज़ें, उन सभी चीज़ों से निकल के, तो बस वही वो इरा ऑफ डार्कनेस जो उनका था 30 साल का, मतलब 30 साल ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं ये कल चेंज होगा, ये परसों चेंज होगा, ये 1 साल बाद चेंज होगा, ये 5 साल बाद चेंज होगा, ये 10। उन्होंने 3 डेकेड देखे हैं और डार्कनेस में, कि क्योंकि 8 साल की जर्नी में तो मतलब पहले तो फिर आई थिंक बहुत बेटर था, जब से मैं इस जर्नी में आया इट वॉज टोटली मतलब शी वॉज टोटली ड्रेन्ड ऑफ एवरीथिंग। अभी तो उनकी एनर्जी भी नहीं रही थी कि, बट स्टिल शी केप्ट ऑन वर्किंग उसी ईरा ऑफ डार्कनेस में, उसी जंगल में चलते चलते। और बस वही था कि ऊपर वाले का हाथ था, बिलीफ सिस्टम उनका, बिलीफ सिस्टम, मतलब वो ऐसे थे कि जब भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी आ जानी ना कि भाई नहीं, अब वही सर आज के टाइम पे जो लोग दवाइयाँ लेते हैं ना कि भाई डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया, मैं बोलता हूँ डिप्रेशन ये सिर्फ अमीर लोगों को क्यों होता है, गरीब को कभी डिप्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज उनको पता है अगर रुक गए तो आगे कैसे जाएंगे। तो वही बात उनकी मतलब यही थी कि शी केप्ट वर्किंग। और उसमें क्या था कि जब भी उन्हें बहुत ज़्यादा लोएस्ट होना, उन्होंने गुरुद्वारे जाना, संगत में जाना, समागम जाना, ऊपर वाले की भक्ति में मतलब इतना होना, हमें लेके जाना। आज मैं ये भी बोलूँगा कि भाई अगर मैं आज कुछ हूँ तो मैं वही संगत, वही समागम जो हम जाते थे, जहाँ से मतलब हमें इतना, मतलब वही होता है ना कि हमें रास्ते भी मिलते गए। आज अगर मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो वो वही समागम, वही संगत, वही जो गुरुद्वारा, वही ऊपर वाले की रज़ा में चल चल के ही मिले हैं। तो इट इज़ टोटली उसी की देन है, बाकी तो साथ के साथ, क्योंकि हम इस बात को आगे बढ़ाते हैं कि जैसे हमने ये बात की है कि आपने अपना सफ़र जो है 8 साल का जो बनवास एक तरीके से रहा है आपका, आसान नहीं है। इट इज़ नॉट डिस्करेजिंग फॉर दोज हु वांट टू क्रैक दी सर्विसेज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये डिस्करेजिंग नहीं हो सकता, बट ऑल्सो ये इंस्पिरेशन है कि एक आपने कोई चीज़ ली है। जैसे आपने इस एग्ज़ाम को, मैं बैक एंड में आपसे बात कर रहा था, आपने बोला कि आपने कुछ ट्यूशन्स लेने शुरू कर दिए थे, कुछ पेपर वगैरह चेक करने शुरू कर दिए थे, आपकी मदर ने आपको रोका कि नहीं, आपको अभी पैसे कमाने की ज़रूरत। कितनी ब्यूटीफुल चीज़ है ये कि आपको अभी पैसे कमाने की ज़रूरत नहीं, आई एम देयर फॉर यू, यू जस्ट
concentrate on Keep your working. studies. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो 8 साल का सफ़र रहा है, आपकी मदर आपके साथ साथ रही है, एक स्ट्रेंथ, कोर स्ट्रेंथ आपके साथ साथ रही है, बट उसके अलावा आपको कभी ये मौका दिमाग में आया कि नहीं यार बहुत ज़्यादा हो गया ये 8 साल, मतलब कभी 2 साल 3 साल 4 साल, कभी ये मौका दिमाग में आया कि नहीं अब नहीं हो पा रहा मुझसे? और फिर अगर ऐसा कुछ आया तो क्या किया आपने? सर मतलब ऐसा है ना कि पहले अगर मैं अपने मदर का परसेवरेंस क्वेश्चन देखूं तो वो तो मतलब कुछ कह ही नहीं हाँ, सकते ना। बिल्कुल। और ऊपर से मैं हूँ स्पोर्ट्स पर्सन, मैंने फेंसिंग में नेशनल मेडलिस्ट हूँ। तो मैं हमेशा यही देखता था कि मैं नेशनल जाता था, 1 साल के बाद एक सीनियर नेशनल आता है, 1 साल के बाद एक जूनियर नेशनल आता है। तो पूरे साल मेहनत करना, और वो 3 मिनट का होता है फेंसिंग में ना। तो वो 3 मिनट में आपका डिसाइड हो गया कि आप या जीत रहे हो हार रहे हो, अगले मैच में जा रहे हो 3 मिनट ही खेलोगे। पूरे साल हम मेहनत करते हैं वो 3 मिनट के लिए। तो यहाँ पर तो सर मतलब ये था कि जब मैं इस जर्नी में एंटर हुआ तो मेहनत करने का मैं कभी रुका नहीं। मेरे को हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन वगैरह ये मेरे को मतलब डर नहीं लगता था, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतनी ज़्यादा मेहनत की है कि उस चीज़ को मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि हम सुबह, मैं फेंसिंग जब मैं करता था बीटेक में या उससे पहले, सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक पहले सेशन करना, फिर 11-10 बजे से लेकर 12 बजे तक एक दूसरा सेशन, ये प्रैक्टिस का, ट्रेनिंग का, फेंसिंग का। और फिर शाम को फिर 4 बजे से लेकर 6-7 बजे तक ट्रेनिंग करनी एमए स्टेडियम में। उसके बाद फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला जहाँ पर मैंने इंजीनियरिंग की। तो इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करता था, और लास्ट में अल्टीमेटली नेशनल जाके आपको नहीं पता पहले मैच में हार जाओ या क्या पता, बिल्कुल आप लास्ट तक जाओ। बट वही था कि उसमें उतनी मेहनत की थी, तो ये तो मेरे को लगता था कि इसमें बहुत easy मेहनत है। बहुत ईजी है। और मेहनत करने से सर कभी नहीं डरा। मतलब ऐसे होता है ना कि कोई इंसान डरता है कि यार मैं नहीं हो पाएगा। अरे नहीं हो पाएगा तो वो तो ठीक है, वो तो जब नहीं होगा उसके बाद बहुत आराम से देखेंगे, उसी बात पे सोचेंगे कि नहीं हुआ। और ऐसा तो है नहीं कि और वो है ना कि मैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर पा रहा है। वो अगर लिस्ट आ रही है तो उसमें कुछ बच्चे हैं, ऊपर से तो कोई भी नहीं आ रहा कि भाई वो आसमान से गिर रहे हैं वो 70 बच्चे, और बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने भी मेहनत की है। तो अगर मैं भी उसी डायरेक्शन में मेहनत करूंगा तो आई विल ऑल्सो गेट द रिजल्ट। हाँ, ये रहा कि 8 साल जब नहीं हो रहा था तो उस चीज को कैसे परस्यू किया। अपने आप को मोटिवेट, अपने आप को, क्योंकि आपको मोटिवेशन रेगुलरली, आप साल में 365 दिन होते हैं, हर साल हर दिन आपको पढ़ना होता है। और मैं देखता आया हूँ कि बच्चा कैसे डिमोटिव, आज का बच्चा तो बिल्कुल ही सर, आज तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, आज 30 दिन 40 दिन में जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए होने चाहिए कि अभी नहीं सर, ये प्रिपरेशन ऐसी है जो मतलब इसमें मोटिवेशन तो सर, जो मोटिवेशन के साथ चल रहा है ना वो तो सर 10 दिन से ज़्यादा नहीं तैयारी कर सकता। यहाँ पर चाहिए कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। मैंने पिछले 8 साल में आई थिंक कोई रिश्तेदारों में नहीं गया हूँगा, कोई पब्लिक एंगेजमेंट में नहीं गया हूँगा। हाँ, गुरुद्वारे और समागम ही जाता था सिर्फ, बट कोई फंक्शन, किसी मैरिज, किसी के बर्थडे या कोई और, सिर्फ एक जीजा जी के घर जाता था वहाँ पर, क्योंकि वो फिर एक आउटिंग होती थी या उन्होंने हमारे घर पे हफ्ते में 1 दिन आना। इसके अलावा कोई आउटिंग नहीं। और संडे एक इवनिंग का होता था जिसमें हम जाते थे कहीं, मतलब जीजा जी वो बहुत पुश करके मेरे को एज ए दोस्त मतलब वो लेके जाते थे। बट वही है सर, मोटिवेशन तो आज खत्म। डिसिप्लिन जो मैंने बनाया 8 साल सर, कोई ही ऐसा दिन होगा जब मैं 6-7 घंटे से कम बैठा हूँ। सुबह जो मर्जी हो जाए 8 बजे लाइब्रेरी गया ही गया हूँ 8 साल। ऐसा नहीं है कि भाई आज संडे है तो नहीं। लाइब्रेरी में छुट्टी अगर रखते थे ना तो मैं लड़ता था, भाई क्यों छुट्टी रख दी है। वो कहते थे भाई होली है, दिवाली है। मैं, दिवाली है तो रात को है, राखी है तो शाम को है या सुबह है, पढ़ सकते हैं, कुछ पढ़ सकते हैं। और वही होता है ना कि वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, कि इस टाइम से इस टाइम तक बैठूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक बैठूंगा, इस टाइम से इस टाइम तक बैठूंगा। तो फिर अगर आप कर्म कर रहे हो और आप चल रहे हो, वो कहते हैं ना कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो चलो, चल नहीं सकते तो क्रॉल करो, क्रॉल नहीं कर सकते तो रिंग। वही चीज सर, मतलब नहीं कुछ भी। और सर वीकेस्ट अगर बिल्कुल एक दिन अगर बीमार होता था ना तो पैरासीटामोल खा के अगले दिन सुबह फिर पहुंच जाता था कि नहीं, लाइब्रेरी की सीट में जरूर पहुंचना है। वहां पर जाके चाहे 2 घंटे कम एफिशिएंसी से पढ़ लूंगा, बट पढ़ूंगा जरूर। और वही चीज, ऐसा तो था नहीं कि नहीं होगा। 6 अटेम्प्ट यूपीएससी दे रहा है, 6 अटेम्प्ट स्टेट सर्विसेज दे रहा है, और दोनों में सर 12 अटेम्प्ट हो गए। और 12 अटेम्प्ट में कोई तो ऐसा साल होगा, कोई तो ऐसा अटेम्प्ट होगा जब आपका क्लिक होगा। 1 2 3 तीनों स्टोन्स लाइन में लगाने, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू। और सर
मतलब ये बोलूंगा कि मेरे को 2020 में सारी इनसाइट्स पता चल गई थी कि अब एग्जाम कैसे क्लियर होना है। बस वही होता है ना कि आपका क्लिक नहीं हो रहा होता, क्योंकि पहले कुछ अटेम्प्ट्स में बहुत मार्जिन ऑफ एरर से मतलब बाहर रहा हूँ। पहला प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। प्रीलिम्स को ऐसे कि भाई हराना है तो बहुत अच्छे से हराना है, स्पोर्ट्स पर्सन हूं ना, तो फिर ऐसे नहीं, पहले जब हार रहा हूँ तो हार रहा हूँ, तो अगर हराना है तो 10-10, 15-15, 20-20 नंबर से प्रीलिम्स को हराना है कि नहीं, कट ऑफ से बहुत इजीली निकलो। मेंस को भी जब पहली बारी जब नहीं हुआ तो उसके बाद सोचा कि भाई कैसे हो सकता है, क्योंकि कोई तो कर रहा है, तो फिर उन लोगों से बात की। और हमेशा मैं व्यू पॉइंट्स को लेता था, ऐसा नहीं कि भाई मैं अपने शेल में बैठ के कि नहीं मैं शायद किसी ने 2 महीने पहले तैयारी शुरू की है, या किसी ने पहली बारी मेंस लिखा और उसका इंटरव्यू हो गया और मैं उसे बोलूँ नहीं इसने तो 1 साल किया, मैं उसके पास जाता, मैं पूछता यार बताओ कैसे किया, क्योंकि इनसाइट्स किसी से भी आ सकते हैं। शायद पेन का कमाल ही कोई बता दे कि ये पेन से लिखो, इससे भी हो जाए, तो वो इनसाइट्स भी लिए होंगे कि भाई ये आंसर में मैंने किसी को कभी ये नहीं सोचा कि ये नहीं बता सकता, ये गलत बता रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि ये भी बिल्कुल सही बता रहा है और इससे अगर मैं अपने में कुछ ले सकता हूँ तो लेना चाहिए। एवरी टाइम आई वॉज ओपन टू व्यूज, और मोटिवेशन फिर खुद ब खुद आती है कि हाँ मैं चल रहा हूँ। फिर प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू 2 मतलब रहा, तो इस बार कहीं ना कहीं था कि भाई नहीं हो रहा तो भी कोई बात नहीं। इस बार आपको यकीन था कि आपका सिलेक्शन होगा? सर यकीन तो मतलब किसी को भी नहीं होता है। हाँ, यकीन तो किसी को नहीं होता। बट ये था, मतलब ऐसे चीजें ऐसी चल रही थी कि लग रहा था कि शायद इस बार ये पॉजिटिविटी थी। बट बिफोर डाइविंग इनटू सर्टेन अदर थिंग्स लाइक आप स्पोर्ट्समैन रहे हैं, जो हमने इंट्रोडक्शन में पहले भी बोला, आप स्पोर्ट्स में रहे हैं और नेशनल खेला आपने, फेंसिंग में गोल्ड मेडलिस्ट थे। बट उसमें जाने से पहले आपका जो अर्ली एज में जो आपकी एजुकेशन कहाँ से हुई है, ग्रेजुएशन क्या किया आपने, इसमें थोड़ा सा लाइट डालें ताकि व्यूअर्स को ये पता चले कि आपका अर्ली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। सर मैंने कहा ना कि मेरे मदर बहुत स्ट्रांग है, मतलब आज जब मैंने क्वालिफाई किया है तो लोग आके उनको एज अ इंडिविजुअल देख रहे हैं। मेरे को तो ठीक है, मेरे जैसे तो मतलब और 71 है तो, बट वो एज एन इंडिविजुअल शी स्टूड आउट। मतलब उन सब रेस में अगर कहीं खड़ा किया जाए, मैं तो मतलब एक स्टूडेंट हूँ जिसने 8 साल मेहनत की। सपोर्ट सिस्टम, मदर मतलब इतने मोटिवेशन के साथ खड़े होते थे, मतलब वो बैकबोन थी, मतलब फादर और मदर दोनों को रिप्लेस करके। तो वो ऐसे एंटिटी हैं कि जो कभी भी अपने बच्चों को ना कम में नहीं देख सकते थे। तो सर इसीलिए हमारी जो बेसिक एजुकेशन, इनिशियल एजुकेशन है, वो नागबनी MHAC नागबनी से हुई है। ओके। कई ऐसे स्कूल से नहीं, फैंसी स्कूल्स वगैरह ऐसे नहीं हुई है सर। नागबनी बहुत फैंसी स्कूल है। अच्छा, ओके, इट्स अ वेरी फैंसी स्कूल। हाँ, आई डोंट नो अबाउट दिस स्कूल। नागबनी DAV। नागबनी DAV। हाँ। शी वर्कड हार्ड टू गेट यू इनटू दैट स्कूल, करेक्ट, सो दैट आपकी बेसिक एजुकेशन, जो प्राइमरी एजुकेशन बहुत अच्छे से हो सके। हाँ, वो अच्छी हो। वही चीज़ है कि शी ऑलवेज वांटेड कि चाहे हमारे फादर नहीं है तो हम उस लाइन से बाहर ना रहें, कि हम उस लाइन में नहीं है जहाँ पर हर सब खड़े हैं। तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की, इतनी ज़्यादा, क्योंकि इनिशियली उन्होंने एशिया होटल में जॉब करते थे, और उसके बाद फिर बेनिन इंटरनेशनल में गए। तो उनका हार्डवर्क जो था वो इतना ज़्यादा था कि हम सेटल हो रहे थे अपनी लाइफ में, कि नागबनी में इनिशियल एजुकेशन, फिर उसके बाद मैंने कंप्लीट करके पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से BTech की, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। बट वो डिफरेंट एक स्टोरी है, क्योंकि मैं फेंसिंग करता था तो मेरे को यूनिवर्सिटीज से ऑफर आई कि आप हमारी यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करो और हम आपको 100% स्कॉलरशिप देंगे एजुकेशन में, हम आपको उसमें आपकी डाइट मनी देंगे, कि आपको जो रेगुलर खाना पीना जो भी है पर डे का कुछ 150 या इतना था, और टोटल हॉस्टल फ्री, एवरीथिंग वाज फ्री। तो वहाँ से फिर स्पोर्ट्स के कारण ही मेरे को BTech में एडमिशन मिली, और वहाँ से फिर हाँ, सफ़र अलग तरीके से। मुझे अब 1-2 सवाल, क्रिटिकल क्वेश्चन जो इसमें आ रहे हैं वो ये, नंबर 1, एक फेंसिंग में जिस स्पोर्ट में आप थे, इट इज़ लिटिल अनयूजुअल फॉर ए रेगुलर गाय, जो हम देखते आए हैं क्रिकेट, फुटबॉल और इस तरह के स्पोर्ट्स में ज़्यादा जाते हैं। वन, दैट हाउ डिड यू चूज़ दिस, कि अगर आपने चूज़ किया तो किया, आपने उसमें नेशनल खेला है, गोल्ड मेडलिस्ट थे, आपने उसी को परस्यू क्यों किया, क्यों नहीं किया? और आपने इतने अनयूजुअल स्पोर्ट्स में आपकी मदर ने आपको जाने का अलाउ कैसे किया? सर वही होता ना, मतलब मैंने कहा ना कि उनके दिमाग में बस ये था, चाहे उनके पास कुछ नहीं था, बस मैं अपने बच्चों को बहुत बेस्ट दूंगी, इतना बेस्ट दूंगी कि ये सोचना इनको लाइफ में कभी
ये ना हो कि भाई हमें नहीं मिला उसमें, मतलब पूरा मतलब नानू नानी मामू सबका कंट्रीब्यूशन था, बट मेरे मदर मतलब हमेशा यही था कि इन्हें बेस्ट दूंगी। तो उन्होंने कहा ये तो छोटे मोटे स्पोर्ट्स हैं, फुटबॉल हो गया इसमें कोई खर्चा नहीं है, हॉकी इनमें कोई खर्चा नहीं है। उन्होंने पहले हमें डाला स्केटिंग में, कि अच्छा खासा खर्चा हो, नेशनल्स में लेके जाना, अच्छा, ताकि हमें कभी महसूस ना हो कि आपको किसी चीज की कमी है। उनका मतलब वो हार्ड वर्क आज मतलब वो इसलिए करते थे कि हमें फील ही ना हो, बट अल्टीमेटली वो 30 साल वो कैसे निकल रहे थे हमें। अब मैं सर मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता सर आज की डेट में। मैं अपने बच्चों को मे भी शायद अगर मैं उस फेज में होता मैं फेंसिंग नहीं करा सकता, मैं स्केटिंग नहीं करा सकता, बिकॉज बोथ आर वेरी कॉस्टली स्पोर्ट्स। तो नहीं, बट आई डू नॉट एग्री विद यू हियर कि आपने ये बोला कि आप नहीं कर सकते। देखो इस तरह की चीज़ ना जब आप अपने मदर को करते हुए देखते हो, इट इज इन योर जीन्स, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप नहीं करोगे। मतलब वो तो सर करेंगे, बट वही था देखा हुआ आपने उनका मतलब बीइंग अ लेडी, बीइंग अ सिंगल पेरेंट, वो तो ये बोलेंगे ना यार स्कूल जाओ, ट्यूशन जाओ और घर बैठो। मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज में डालना और ऐसी एक्टिविटी में, वो भी उनके दिमाग में। उन्होंने एक दिन देखा फेंसिंग स्पोर्ट्स, मतलब ऐसे देखा बहुत अच्छे से वाइट यूनिफॉर्म में डाल के स्वॉर्ड्स के साथ 2 प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन्हें बहुत एस्थेटिकली अच्छा लगा। और वो वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट है, एक ब्लेड हमारा 10-10 हज़ार का आता है फेंसिंग का जो होता है, और वो खुद खरीद के मतलब वो पूरी की पूरी इक्विपमेंट 10-10, मास्क 15-20 हज़ार का, मतलब वो पूरी इक्विपमेंट। आप सर 17 हज़ार का तो जूता आता है उसका। अच्छा, इतनी महंगी, वेरी कॉस्टली स्पोर्ट, वेरी कॉस्टली। और उसी में मेरे को डाला कि नहीं ये देख, क्योंकि क्रिकेट का शौक था, हर एक को गली क्रिकेट का शौक होता है। और मैं थोड़ा ना वो एक्टिव भी बढ़ा रहा हूँ, आज भी बहुत एक्टिव हूँ, मैं थकता नहीं हूँ इतनी जल्दी। मैं सुबह उठता हूँ तो रात को ही सोता हूँ, तो मैंने कभी पाइप से ऊपर चढ़ जाना टंकी में, तो वो ऐसी चीज़ें हैं। तो उन्होंने डाला, उन्होंने कहा इसमें भी 6 है, इसमें भी 4 है। वो एक्चुअली वो उसमें थोड़े से पैरीज वगैरह हैं फेंसिंग में, तो डिफेंस करने के। तो उन्होंने कहा कि ये कर, तो मैंने भी गया। फिर वही चीज़ आ गई वहाँ पर भी कि 1 साल बाद जब मैं हारने लगा फेंसिंग में भी, जो यहाँ पर इस जर्नी में भी हुआ, तो जब हारने लगा उसमें, तो फिर लगा यार ये क्यों नहीं जीत सकता। फिर अपने आप को इतना ज़्यादा उसमें डाल दिया कि नहीं अब तो फेंसिंग ही करेंगे, अब तो फेंसिंग ही करेंगे, और इतनी करेंगे कि भाई अब जीत के आएंगे। वही कहते हैं ना कि गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिल्फी क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो फिर बस वो फेंसिंग ऐसी नहीं, बट आप सवाल मेरा अभी भी वैसे ही है कि आपने जो आपकी मदर ने, एक तो चलो या तो आपने बता दिया कि उन्होंने क्यों आपको चूज कराया, बट जब आप गोल्ड मेडलिस्ट है, नेशनल प्लेयर है, तो उसी को परस्यू क्यों नहीं किया आपने? स्टेट सर्विसेज या सिविल सर्विसेज क्यों एग्जाम्स दिए आपने? सर एक्चुअली वही है ना कि उसमें जॉब का एवेन्यू बहुत कम है। अगर मैं फेंसिंग को ही परस्यू करता तो आज ये है कि जैसे कुछ और उसमें एज अ कोच जा सकता था, या एज अ, और मेरा खुद का इन्फ्लुएंस जो मेरे को लगता है कि मेरे में जो पोटेंशियल था कि आज मैं स्पोर्ट्स में कितना कंट्रीब्यूट बैक कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्स का ABCD सारा पता है, क्योंकि उस चीज़ से निकल गया हूँ कि भाई कहाँ पर कैसे कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी कहीं दिमाग में थी कि अगर मैं इस लेवल से ऊपर जाके आता हूँ तो आई विल बी बेटर इनटू पॉलिसी मेकिंग ऑफ द स्पोर्ट्स, और वहाँ पर मैं कहीं ना कहीं एक बेटर वे में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। और अगर कहीं मैं एक गुरशरण सिंह नहीं बनाऊंगा तब मैं हज़ारों गुरशरण सिंह बना सकता हूँ जो ओलंपियंस बन सकते हैं। तो ये एक मेन मोटिवेशन थी कि भाई चलो ये एक मोटिवेशन है, बट मैं आपसे ना एक ऑनेस्ट आंसर चाहता हूँ, वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं आई हैव बीन डीलिंग विद सिविल सर्वेंट्स, बहुत सारे सिविल सर्वेंट से मेरी लगातार बात होती रहती है। मैं एक सवाल जो आपसे करना चाहता हूँ वो ये कि आप सिविल सर्वेंट क्यों बनना चाहते थे? मतलब शुरू से ही, जब से भी आपके दिमाग में आया होगा ये कि या आपके मदर ने बोला होगा दैट आई वुड वांट टू बिकम ए सिविल सर्वेंट, क्यों? मतलब एनीथिंग जो आपके दिमाग में फर्स्ट थिंग केम इन योर माइंड कि इस वजह से मैं बनना चाहता हूँ, क्या है वो वजह? सर वो भी उन्हीं का एक हमेशा वो ना एक लाइन बोलते थे कि जब भी वो डिसहार्टन होते थे या डिसअपॉइंट होते थे, वो डायरेक्टली तो हमें नहीं बताते थे वो किस कारण से हो रहे हैं, तो बट वो हमेशा एक ही बात, मतलब शी केप्ट सेइंग दैट थिंग कि तुम जिंदगी में कुछ ऐसा बनो कि तुम कई लोगों की मदद कर सको। तो वो चीज़ हमेशा कहीं ना कहीं दिमाग में उन्होंने, मतलब आज भी मतलब ऐसा होता है कि अगर कहीं पर अगर मैं चलाते चलाते अगर किसी रिक्शा वाले को अगर मैं बोल दूं ना कि थोड़ा सा साइड हो जाओ, तो उसके बाद मैं उसे थोड़े से पैसे दे के ही आगे निकलता हूँ कि यार मैंने तेरे को तंग किया, ये उस तंग करने की मेरे से माफ़ी है। हाँ। तो
उनका बस यही था कि कई लोगों की मदद कर सको। तो उसमें यही है कि आज मैं जहाँ पर पहुँच रहा हूँ, तो सर यहाँ पर तो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस और एरिया ऑफ सर्विस जो लिटरली मेरे को लगता है कि, और बहुत ज़्यादा ना इमोशनली कहीं ना कहीं मेरे को बहुत ऐसे वीक लगता है कि जब मैं किसी को, मतलब लोहड़ी थी कल जैसे, है ना सर, तो लोहड़ी का एक त्यौहार था कि जब मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरे घर में लोहड़ी की मैं सेलिब्रेशन करूँगा, मैं बस ये देखते जा रहा था कि यार वो नहीं सेलिब्रेट कर रहा है, वो बेचारा नहीं सेलिब्रेट कर रहा है, वो बेचारा नहीं सेलिब्रेट कर रहा है। तो बार 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 वही चीज़, और वो उनकी ही इनकलकेशन है कि हम बाकियों की मदद कर सकें, दूसरों के लिए जिए। अब पूछना तो मैं आपकी मदर के बारे में पूछ भी लूँगा मैं, बट उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपने 12 अटेम्प्ट, 6 आपने स्टेट सर्विसेज में और 6 4 स्टेट सर्विसेज के और 5 9 अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, और प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स हैं, बहुत बड़े एग्ज़ाम्स हैं ये दोनों। हर बार हर स्टेज पे, जिस भी स्टेज पे आपका क्वालिफाई नहीं हुआ, फिर आप नेक्स्ट, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, हर बार आपने इम्प्रूव कैसे किया? सर जैसे मतलब अगर प्रीलिम्स से स्टार्ट करते हैं, तो प्रीलिम्स कहीं ना कहीं इनिशियल ईयर्स में ना मैं बहुत अच्छा बन गया था प्रीलिम्स में, GS1 में, CSET में नहीं। अच्छा, GS1 में। हाँ, CSET सर आज भी मैं बोलूँगा वो एक ऐसा जगह रह गई है जिसको मैं नहीं कर पाया। और मतलब क्योंकि था क्या कि मैं आया था बीटेक से, तो ओवर कॉन्फिडेंट हमेशा से रहता था कि नहीं यार बीटेक में मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो कर ही लूँगा। बट आज समझ आती है कि इंजीनियरिंग का बीट इससे लेना कोई देना है नहीं CSET से। वो है कि 11th-12th में जिसने मैथ्स किया है, जिसका अच्छा था मैथ्स, मैं स्पोर्ट्स में से स्पोर्ट्स कोटे की मैं सीट लेके मैं ये यूनिवर्सिटी में गया था, तो मैंने तो वो 11th-12th में किया ही नहीं था मैथ्स। मैं सूडो अपने एक नोशन में था कि इंजीनियर्स का CSET क्लियर हो ही होता है। जाएगा। बस वही चीज़ ने 2020 से नीचे लेना शुरू किया। और प्रीलिम्स में ये था कि मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जो इनिशियल ईयर्स में, जो आज मतलब IPS हैं कुछ उनमें से, मतलब जो सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उन्होंने मेरे को ना बहुत अच्छे से गाइड किया था कि प्रीलिम्स कैसे होगा। प्रीलिम्स में हम हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे, स्टैटिक इज द किंग मेकर। हम क्या करते हैं, जब एग्जामिनेशन फॉर एग्जांपल आ गया, जैसे 2 महीने में एग्जाम आ गया, तो हम क्या करेंगे, हम पूरा टाइम करंट अफेयर्स पे घूम जाएंगे, हम स्टैटिक को निगलेक्ट ही कर देंगे। उस इंसान ने मेरे को एक ही अप्रोच बताई थी कि पाजी स्टैटिक इज अ किंग मेकर। अगर आपको स्टैटिक के 20 लक्ष्मीकांत में से क्वेश्चन आ रहे ना, आपको 18 तो सही करने ही करने हैं। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमी के अगर 20 आ रहे हैं तो आपको 18 सही करने ही करने हैं। करंट अफेयर्स के 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सब गलत कर दो। आप 75 क्वेश्चन की तैयारी करो, क्योंकि उसकी रिस्ट्रिक्टेड तैयारी है। 75 में से आप 60 सही करो, 15 गलत करो। करंट अफेयर्स में से जो 25 आने हैं, उसमें से जो रेगुलर PT 365 या कुछ भी छोटे सोर्स से भी कर लोगे, 10-15 क्वेश्चन वहां से कर लोगे, तो आप हमेशा कट ऑफ क्लियर करोगे। और वो चीज़ सर हुई है। लास्ट ईयर जो ये एग्जामिनेशन मैंने रैंक 22 के साथ लिया ना सर, इसमें आपने कितना स्कोर सुना है प्रीलिम्स में, कितना आया होगा मैक्सिमम? क्योंकि कट ऑफ तो आपने सुना होगा 60 था, तो आपने किसी का सुना है कितना? 110 ऐसा कुछ स्कोर सुना आपने? सर मैंने 116 नंबर लिए। अच्छा, अगर उसके 116 तो नहीं सुना। अगर उसके अकॉर्डिंग देना होता ना इन्होंने रैंक, तो शायद मैं रैंक 1 बन रैंक 1 आ जाते आप। तो वही सर, कुछ करंट अफेयर्स नहीं पढ़े, क्योंकि कुछ दिन पहले ही आपने स्टैटिक पार्ट पे ज्यादा फोकस किया हुआ। ये जो एग्जामिनेशन का जो पेपर है ना, सिलेबस अगर हम प्रीलिम्स को उठा के देते हैं, वो 6 लाइनें लिखी हैं सर, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बट उन्होंने 100 क्वेश्चन एक सिलेबस दिया है। अब 7 साल का वो सिलेबस उठा लो, 7 साल के मतलब PYQs उठाओ, जितने वो PYQs हैं उसके इन एंड अराउंड थीम्स बना लो कि भाई इस एरिया से क्वेश्चन आ रहे हैं। 7 साल में सर आपका कभी ऐसा हो ही नहीं सकता प्रीलिम्स ना हो। हर साल सर आपको हर दूसरे साल UPSC के प्रीलिम्स में प्रेसिडेंट का क्वेश्चन दिखेगा। आपको हर दूसरे साल से एक लाइन, एक वर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ये हर साल ये क्वेश्चन आता है। हम फिर भी क्या करते हैं, हम बाकी चीज़ों को पढ़ते रहते हैं। जो UPSC ने अपना सिलेबस क्या, उसके PYQs, वो PYQs को अगर हम देख रहे हैं तो 60-70% तो सेम रेप्लिकेट होना ही होना है। सेम टू सेम सर क्वेश्चन आते हैं। इस साल वो क्वेश्चन है, अगले साल वो ऑप्शन में आ जाएगा। इस साल वो ऑप्शन, अगले साल वो डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ जाएगा। तो वो एक बाइबल है क्वेश्चन पेपर। और क्वेश्चन पेपर के इन एंड अराउंड देखते जाना कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, बच्चे क्या करते हैं, डरते हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ते रहेंगे इलेक्शन पॉलिटी में। सर उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। पिछले 7 साल में मैंने तो कभी क्वेश्चन नहीं देखा। अगर आएगा भी ना सर, एक क्वेश्चन आएगा, मैं खुश हूं कि मैं छोड़ दूंगा वो।
मैं वो छोड़ दूंगा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, बट लक्ष्मीकांत हमने 35 चैप्टर तक ही पढ़नी है ना, वहां तक अगर आपकी स्ट्रांग होगी है उसके बाद तो आपको जरूरत भी नहीं है। बट करते क्या है कि वो बच्चे ना 35 को पढ़ते हैं और उसके बाद वाले आ नहीं रहे होते, तो इसलिए लक्ष्मीकांत को ही नहीं पढ़ते। मैंने कम से कम नहीं तो हर बुक को, जो हर कोर बुक है ना, उसके शॉर्ट नोट्स जितने भी हैं सारे के सारे 100 बारी पढ़े होंगे। अब वही एक मैगजीन हर बारी जो चेंज हो जानी है, उससे बेटर है कि मैं लक्ष्मीकांत को 2 बारी 4 बारी पढ़ लूँ। तो वही स्टैटिक इज अ किंग मेकर। अगर आपका स्टैटिक स्ट्रांग है, करंट अफेयर सर हेल्प, मतलब ठीक है वो हेल्प कर देते हैं, और कभी सर फिर प्रीलिम्स नहीं फेल होता। उसके बाद सी सैट की सर मैं नहीं एडवाइस दे सकता, मतलब दे सकता हूँ कि मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड, अभी उसको एक फाइनल टच रहता है, एक बार देने के बाद नेक्स्ट टाइम जब आऊंगा ना तो मैं जरूर उसमें बता के जाऊंगा कि हाँ। तो ये तो प्रीलिम्स का। उसके बाद सर जैसे मेंस की आपने बोली ना, मेंस में मेरे पहली बारी ना जो मैंने डिलिनेट किया कि मेरे कहाँ कहाँ पर पहली बारी में ही मैंने देख लिया कि भाई नहीं, दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए, वो था सर एथिक्स सबसे पहला, और दूसरा सब्जेक्ट था वो मेरा ऑप्शनल। मेरे को ऑप्शनल सोशियोलॉजी में 260 मिले थे यूपीएससी में, और एथिक्स में मेरे को 90 नंबर मिले। ऐसे में वन ऑफ द हाईएस्ट वो 116, जो मतलब आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है 100 पार करना भी, और बाकी भी ठीक थे, मतलब स्कोर सबसे कम थे मेरे 90 थे एथिक्स में, पेपर 4। हाँ एथिक्स पेपर 4 में जीएस का। तो जब मैं एग्जामिनेशन के बाहर आया था ना, तभी मेरे को पता था कि मैंने इसमें किया है कुछ, तो मैंने कहा अब इसको मैं पूरी जान मारूंगा। 2-3 महीने मैंने डेडिकेट किए उसको, और 2022 के यूपीएससी मेंस को जब फेल हुआ उसके बाद, तो उसके 2-3 महीने में मैंने एथिक्स को आज ऐसा बना दिया, ऐसा रिफाइंड बना दिया कि आज वही एथिक्स मेरे को 140-130 नंबर देता है। क्यों? क्योंकि मैंने उसके हर एरिया में काम किया, कहाँ कहाँ पर वीक है, और उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने टॉपर्स के आंसर शीट्स देखी, टॉपर्स कॉपीज देखता रहा कि भाई ये टॉपर कॉपी है, इसमें ऐसे किया है, अच्छा ये टॉपर को इतने नंबर मिले हैं, तो उसकी सारी की सारी टॉपर कॉपी निकाल के फिर उसके नोट्स देखने, काम करना पड़ता है। और सर वही है ना, जब आपने सोच लिया कि आप काम कर सकते 2 महीने, तभी आप फिर 8 साल चल सकते हो ना। तो आज वही है कि, और पहला कंपोनेंट मैंने जब ये एग्जामिनेशन क्लियर करने से पहले जो मैंने पहला कंपोनेंट पढ़ा है ना, वो भी एथिक्स ही था फिर, क्योंकि इतना ज्यादा उस पर काम किया कि मेरे को पता है कि एथिक्स में कैसे नंबर आते हैं। पहले कैसे लिख रहा था कि हम, होता क्या है कि हम एग्जाम्पल लिखते हैं, कोई भी एथिक्स में आता है कि भाई वैल्यूज क्यों अच्छी हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ वैल्यू इन द सोसाइटी, तो हम क्या करते हैं कि थ्योरी लिखते जाते हैं विदाउट एग्जाम्पल्स। दूसरे अटेम्प्ट में जब मैं आया था तो सबसे पहले मैंने क्या किया, वैल्यूज की एग्जाम्पल्स निकाली कि वैल्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में, फिर इकोनॉमिक स्फेयर में, इंटरनेशनल स्फेयर में, फिर हिस्ट्री में कैसे वैल्यूज की इंपॉर्टेंस रही है, फिर कंटेम्प्रेरी टाइम में, और उसके बाद वैल्यूज को कैसे इनकलकेट कर सकते हैं। ये सिर्फ एथिक्स में हर आंसर में किया। फिर उससे इंप्रूवमेंट आई कि इतनी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट। और अब जो मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा वो ये कि आप जैसे एक अच्छे दिन में जब आप सुबह उठते थे और रात, सुबह शुरुआत कैसे करते थे अपने प्रिपरेशन को, रात ख़त्म कैसे करते थे, पूरा एक दिन आप हमें बता दें, सो दैट व्यूअर्स को हेल्प मिले कि आप अपना जो स्टडी का स्केड्यूल कैसे रखते थे। सर ऐसा ना कि एक्चुअली मैं वही है कि मैंने इसे एज जॉब लिया था कि ये मेरी जॉब है करना। तो कोई भी ऐसा दिन नहीं होगा जिस दिन मैं सुबह 7, 10, 15, 20 के बाद उठाऊंगा। हाँ इनिशियल ईयर्स में रात को जाग के पढ़ता था, बट हाँ जब प्रॉपरली आ गया था इस फेज में कि नहीं अब तो करना है, तो 7, 5, 10, 15 पे आई यूज टू वेकअप कि भाई नहीं अब उठ जाओ और बैठ जाओ अपने काम में। और उसके बाद 8 बजे आई यूज टू रीच माई लाइब्रेरी, जैसे भी जो भी हो 8, 10, 15, 20 इतनी ही रेंज पे आई यूज टू रीच माई लाइब्रेरी। उसके बाद सर 8 बजे से लेकर 1 बजे तक मैं क्या करता था कि वही होता ना कि आपको यू हैव टू डिवाइड योर डे, कि ऐसे कि आपको तंग ना हो आप खुद से। तो मेरी सर लॉन्गर स्ट्रेच रहती नहीं थी, स्पोर्ट्स पर्सन हूँ तो चलना फिरने की आदत होती है, नहीं तो हम बैठ नहीं सकते हैं। तो मैं डिवाइड ऐसे करता था कि मैं 50 मिनट्स की कंसिस्टेंट रीडिंग करता था और 10 मिनट्स में ब्रेक लेता था। इसे पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। तो मैंने देखा था 25-5 की भी होती है, उसके बाद 140-20 की भी होती है। तो मेरे को मोस्ट बेस्ट एफिशिएंट, और सर साइंटिफिक है। ऑब्वियसली ऐसा होता है कि मतलब मैंने देखा है कि आप अगर 4 घंटे 5 घंटे बैठ रहे हो, आपकी 50 मिनट के बाद कंसंट्रेशन नहीं लगने वाली। तो वो 50 मिनट में इतने कंसिस्टेंट बैठता था, मैं टाइमर ऑन करता था और उसके बाद टाइमर के साथ पढ़ता था कि टाइमर ऑन हो चुका है अब कुछ नहीं, पूरी दुनिया कोई याद नहीं है, मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ है। क्यों? क्योंकि दुनिया मेरे बिना भी चल रही थी और आगे भी चलेगी, चलती रहेगी। तो मेरा पढ़ने का इंपॉर्टेंट है। तो अब 8:15 पे अगर स्टार्ट कर दिए
तो वो चलेगा प्रॉपरली 50 मिनट तक चलेगा। हाँ 1-2 मिनट पहले भी उठ जाऊंगा कि भाई बस थक गया, क्योंकि उस टाइम पे सर वो होता है ना जो फास्ट रनर होता है कि भाई वो उस टाइम पे मैं ऐसे पढ़ता था कि पूरी कंसंट्रेशन, और वही चीज़ सर कहीं ना कहीं आप छोटे छोटे पूरे करते जाते हो, आपको पता नहीं चलता आप कब इतना चंक कर जाते हो। और वही अगर कोई 4-5 घंटे बैठ रहा है, हर एक के अपने अपने फोटे होते हैं। मेरा ये था कि मैं 50 मिनट्स बैठता था, 10 मिनट ब्रेक लेता था। अब वही बात आती है कि मेरे को किसी ने बोला था कि ब्रेक तो ले ली, ब्रेक पे भी ब्रेक होनी चाहिए, कि ये नहीं कि ब्रेक 10 मिनट के लिए वो 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट ऐसे, फिर तो कभी मेरा 50-10 सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो मैं हमेशा वो टाइमर वाली घड़ी होती है उसमें वो डाल के, मतलब या तो हाथ में पकड़ लेता था, नहीं तो गले में डाल लेता था। सबको बड़ा अजीब लगता था कि भाई घड़ी के साथ क्यों ब्रेक लिए, थोड़ी देर आराम से। नहीं, ब्रेक पे भी ब्रेक होनी चाहिए कि 10 मिनट है तो 8-9 मिनट में अपना वॉशरूम में जाओ, दोबारा से 50 की तैयारी करो और फिर 50 में भागो। और सर यही 50 मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प करते थे। मेंस के टाइम पे मैं 45 मिनट्स पढ़ता था, 42 मिनट्स पढ़ता था, लास्ट के 7 मिनट में मैं एक आंसर लिख देता था। उससे क्या होता था कि मेरे को पता होता था 40 मिनट ही पढ़ना है। जब मेरे दिमाग को पता 40 पढ़ना है तो उसको पूरी दुनिया भूल जाएगी, तो मेरे को सिर्फ उतना याद रहता था कि वो 40 मिनट पढ़ूं। क्योंकि सर ऐसा ही होता है ना कि 8 साल की जर्नी कहने में लगती है कि आज हम बात करें 8 साल कहने सुनने में इजी लगता है, बट एक एक दिन इसमें डिफिकल्ट होता है। एग्जैक्टली 365 दिन होते हैं। बट टू मेक इट लिटिल मोर इजी टू अंडरस्टैंड फॉर व्यूअर्स, मैं ये जानना चाहता हूँ कि सुबह 7 बजे आप शुरू करते थे, रात कितने बजे तक पढ़ते थे? पढ़ाई क्या क्या करते थे, किस हिसाब से करते थे? देन वी नीड अ लॉट ऑफ टाइम फॉर दैट कि आप समझा सके, और हम वो तो सेशंस हम आपके साथ करेंगे बच्चों के लिए। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम आप शुरू करते थे और कितने टाइम में रात को ख़त्म करते थे? सर ऐसा होता था सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे जो शुरू हुआ तो 1 बजे मेरा डॉट 1 बजे मैं लंच करता था। ठीक है। तो मतलब उससे 10 मिनट पहले की जो ब्रेक होती थी उसमें मैं घर चले जाता था। 1 बजे से लेकर 2 बजे तक मैंने प्रॉपरली अपना लंच करना आराम से, मतलब 15 मिनट पहले उठ के फिर वापस चाय मेरी परफेक्ट होती थी, मेरे केटल में चाय, और मम्मा उसके लिए वही कि वो तैयार रखते थे उस टाइम पे कि लंच तैयार है प्रॉपरली 1 बजे टेबल पे लंच है। द मोमेंट आई एंटर इनटू माय हाउस मैं अपना लंच करता था, देन आई यूज्ड टू गो बैक। 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक फिर से वही 3 घंटे के 3 सेशन और करने, फिर आना, फिर 2 घंटे का मैं आराम से ब्रेक लेता था जिसमें वॉक करता था, रनिंग करता था, एक्सरसाइज करता था, गुरुद्वारे जाता था, हर चीज़ मतलब वो करता था जिसमें मतलब वो पाठ वगैरह सब कुछ, मतलब 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में वो करके फिर 7 बजे के लेकर रात के 11, 11:30, 12 बजे तक घर पे। वो मैं प्रॉपरली घर पे, क्योंकि वो सर नहीं पढ़ते थे उस टाइम? पढ़ता था, घर पे पढ़ता था। ओके। 7 बजे से लेकर शाम के 11, 11:30, 12 बजे तक वो घर पे। बट सर उसके बाद एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करता था। हाँ। पूरा 1 घंटा अपने आप को और थकाता था सिर्फ ऐसे ही यूट्यूब में देख देख के। अच्छा, मतलब रील्स वगैरह? नहीं रील्स नहीं, मतलब स्टैंड अप कॉमेडी देख ली, कोई पॉडकास्ट देख लिया, ना उलझाने वाली चीज है। हाँ, और या साउथ इंडियन मूवीज आर बेस्ट। हाँ। मतलब ऐसा कि आप वही होता है ना, एक मुक्के पे कौन 4 लोग उड़ सकते हैं, तो आपको पता है ये वेस्ट है। बट उससे क्या होता था सर, पूरे दिन का ना आप भूल जाते थे। हाँ। मैं 1 घंटे में वो भूल जाता था कि मेरे को, मैं तंग होता था, क्यों देख रहा हूँ, थक रहा हूँ। अल्टीमेटली वो चलते चलते वो सो जाता था। मेरे कितने हेडफोन्स ऐसे खराब हुए होंगे क्योंकि वो, और उससे क्या होता था कि मैं भूलता था। जब आपका ब्रेन भूलता है ना सर, मतलब वही है ना, 8 साल निकालने के लिए ना आपको छोटी छोटी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। वो वॉक करना इसलिए इंपॉर्टेंट होता था कि कार्डियोवैस्कुलर आपका ठीक रहे। गुरुद्वारा जाना क्योंकि वो पीस देता है, 10-15 मिनट आधा घंटा बैठना वहाँ पर, तो वो पीस देना। तो रात को 11:30 बजे तक एंड होता था, और 11:30 बजे के बाद तो फिर मतलब अपना वो यूट्यूब ऑन करके और लेटा रहता था बस। आप इसमें बिलीव करते हो कि ऐसे तो जैसे मैंने आपकी जर्नी सुनी है, एक दिन का स्केड्यूल मैंने आपको सुना है, तो उसमें 8 घंटा तो नहीं, 8 घंटे से तो ज़्यादा दे रहे सर 12-13 तक तो मैं पहुँचने की कोशिश। बट जनरली जितने भी ऑफिसर से मेरी बात होती है, जितने भी पढ़े हुए हैं, वो ये बोलते हैं कि भाई इस प्रिपरेशन को 3 हिस्सों में डिवाइड करो, 8 एंड 8। ट्रू। 8 घंटे आप पढ़ो, 8 घंटे आप सो, और 8 घंटा आप अपने लिए निकालो, वो चाहे फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, मूवी हो, घूमना शूमना हो, 8 घंटे में डिवाइड करो। प्रैक्टिकली पॉसिबल है ये सिविल सर्विसेज में? नहीं सर, मैं तो नहीं पॉसिबल है, नहीं, इम्पॉसिबल है। क्यों? लोग तो बोलते हैं, टॉपर्स बात करते हैं इस बारे में। सर मतलब वो टॉपर के साथ बैठ के पढ़ो तो आपको पता चल जाएगा वो टॉपर कैसे बैठ के। मतलब आप ये बोलते हो कि मैंने हर टॉपर को सर
मतलब आज अपने साथ कम से कम तो 50 और सिलेक्टीज को देखा है सर। हर टॉपर ने इतना रगड़ा है ना इस एग्जाम में, आई अग्री विद यू कि वो बहुत मेहनत करते हैं सर। क्योंकि टीना जो डाबी topper- मैम का मैंने एक बार सुना था, उन्होंने कहा मेंस के टाइम पे तो हमने पता नहीं किसी टॉपर का मैंने सुना था, उन्होंने कहा था कि मैंने तो मेंस जब आया था तो 16-17 घंटे भी होते हैं सर, ऐसे देखा है। और अगर कोई नहीं कर रहा ना तो वो मेरे फेज में आ चुका है, जिसको 5-6 साल हो चुके हैं, वो प्रो बन चुका है। वो अगर थोड़ा भी पढ़ेगा ना वो उतना कर लेगा जितना आपको हाँ नॉर्मल। दैट यही लॉजिक बनता है इसका कि जैसे जैसे मैंने बहुत सारे टॉपर से बात किया, उन्होंने बोला भाई 8 घंटे में डिवाइड करो, 3 पार्ट में डिवाइड करो, बट इनिशियल फेज में इट इज नॉट पॉसिबल फॉर सिविल सर्विसेज। यू कैन नॉट अफोर्ड टू। मैं रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं जिनकी बात, अब मैं नाम तो नहीं बोल रहा मैं आपको, जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, जिन लोगों से मैं बात करता हूँ, उन्होंने ठीक ठाक टाइम दिया हुआ होता है और वो एक्चुअली सच बोल रहे हैं कि उन्होंने 3 फेजेस में इसको डिवाइड किया होता है। लास्ट में आते आते तक वो Correct, 3 हो जाता है। लास्ट में आते हो अब जैसे क्योंकि मैं भी ज्यादा 2 जरूरत नहीं घंटे होती। का एक्सरसाइज कर रहा हूँ इवनिंग में, 1 घंटे शाम को आराम से यूट्यूब देख रहा हूँ, और सुबह भी 1 घंटा अगर तैयार होने में लगा रहा हूँ, 1 घंटा दिन में, तो 1 2 3 4 5 6 घंटे तो मैं भी आराम कर ही रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं है, उसके अलावा भी सो भी रहा हूँ। तो बट वही है, वो एक टाइम के बाद जब आपको इनिशियल फेज में हो ना सर, इनिशियल फेज क्या होता है, जैसे अभी आपने स्टार्ट किया प्रिपेयर करना, देन यू कैन नॉट अफोर्ड टू गो टू एनी गैदरिंग। आप बोलो कि आप आज शाम को किसी की बर्थडे पार्टी में चल जाओगे, शादी में चल 8 जाओगे, घंटे में उसमें बताओ, और वो नहीं हो 8 घंटे सकता। उसमें बिताओगे, अगले दिन आपका कुछ कंसंट्रेशन ही नहीं बनेगी, आपका मोमेंटम ही नहीं बनेगा, और प्रोग्रेसिव सडन कभी नहीं होता कि मैं आज 8 घंटे पढ़ लूँ और कल 2 घंटे ना पढ़ूँ। चाहे शायद आपको सर वही ना, जो ऐसे 8 डिवाइड करके सर कौन बैठ सकता है 8 बजे, मैं कहता हूँ सुबह 6 बजे से लेकर 2 बजे तक 8 घंटे होते हैं। क्या आप जो इनिशियल बिगनर है सर, मैं तो कहता हूँ हो ही नहीं सकता है। बट हम इनिशियल बिगनर्स को ये बोलते हैं कि भाई स्लो स्टार्ट करो, आप धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ाते रहो। अभी मुझे याद आ रहा, लास्ट टू लास्ट ईयर हमारे जो टॉपर्स थे स्टेट के, वसीम अहमद भट्ट, रैंक 7th एंथ्रो से उन्होंने क्वालिफाई किया था ये सर यूपीएससी। ट्रू। और इस टाइम एमपी में जो है पोस्टेड है। मतलब मुझे तो बेइंतहा जो है इंटेलिजेंट इंसान लगे, बहुत ज़्यादा, बहुत इंटेलिजेंट, सुपर इंटेलिजेंट। अच्छा, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई जैसे मैंने आपको बोला कि भाई आपने कैसे दिन को डिवाइड किया है, सुबह से शाम तक क्या रूटीन रहा है। हालांकि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम जब कोई भी इंसान जैसे आप हो, किसी ने भी सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज क्वालिफाई किया है, तो यकीन मानो आई सिट विद यू लाइक अ किड। जो वो बच्चे सीख रहे होंगे ना आपसे बात में, मैं भी उन्हीं में एक हूँ कि जो मैं सीख रहा हूँ कि आपकी जर्नी में, क्योंकि हर इंसान की जर्नी डिफरेंट रही है इसमें। तो किसी एक इंसान की, मुझे 2 लोगों की जर्नी सेम मैंने देखी नहीं आज तक। तो मैंने वसीम को भी पूछा, मैंने कहा आपका रूटीन क्या रहा था। तो वसीम ने बोला कि जब मैंने लास्ट जो यूपीएससी का लिखा था, क्योंकि वो पहले भी शायद रेलवे में पोस्टेड था, हाँ, उनका रेलवे में या आईआरएस में था वो। उन्होंने बोला जो मैं पढ़ता था तो मुझे दिन और रात का आइडिया नहीं लगता था। एक कमरे में मुझे नहीं पता था कि बाहर धूप हो रही है, बाहर रात हो रही है, क्या हो रहा है, कोई नहीं आइडिया था। वेट गेन हो रखा था उसका। देन जब वो सिलेक्ट हुआ उसके बाद तो उसने बहुत काम किया, जिम भी किया, सारी चीज़ें की। तो बोला लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये चीज़ें हो नहीं रही थी मुझसे, मैनेज ही नहीं हो पा रहा था, नहीं होता और दिन के भी बहुत सारे घंटे लग रहे थे। बट अगेन मैं एम सेइंग कि बिगिनर्स के लिए एक ज़रूरी चीज़ समझनी है कि इंटेंसिटी तो बढ़ाते रहना पड़ेगा बच्चे को, बट शुरू थोड़े से करना है कि जिस लेवल की आप बात कर रहे हो, यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 8 years, उससे मैच नहीं कर सकता बच्चा। और जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें सुन रहे हैं, इसमें बहुत सारे तो ऐसे पेरेंट्स होंगे जिनको अभी बच्चों को पढ़वाना है, तैयारी करवानी है। बहुत सारे बच्चे जो अभी करना चाहते हैं, बहुत सारे कर रहे हैं। तो हम उनके लिए ये सजेशन होगी मेरा ख्याल है आपकी तरफ से कि आप जो है धीरे धीरे बढ़ाएं, इंटेंसिटी बढ़ाएं, बट आवर्स इसमें बढ़ते रहेंगे। सर मैं एक और चीज़ बोलूँगा ना, आवर्स तब बढ़ेंगे जब आपको सच में पता होगा कि आप क्यों कर रहे हो। व्हेन यू नो दैट व्हाई यू आर डूइंग दिस, तो आवर्स तो सर मतलब वही दिन रात भूल जाओगे, दिन रात भूल जाओगे। आपने जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि विच इज़ एक्चुअली इंटरेस्टिंग थिंग, जो मैं एज अ मेंटोर मैं बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड रहता हूँ इस चीज़ को बोलने में कि आप अपना ऑप्शनल चेंज करो, बट आई डू नॉट। मैं सजेस्ट बहुत डर के कर सकता हूँ ये
कि 500 नंबर का मामला होता है और 500 नंबर में आपने साल 2 साल 3 साल लगा लिए एक सब्जेक्ट में, 3 मेंस भी लिख दिए हैं, 3 मेंस भी लिखे आपने, और फिर आप ऑल ऑफ अ सडन आप सोचते हो कि भाई अब ये वाला हो गया, अब मुझे सब्जेक्ट चेंज करना है। सब्जेक्ट कौन था, किस अटेम्प्ट में आपने चेंज किया और कौन सा सब्जेक्ट बाद में लिया और उससे फ़ायदा क्या हुआ? सर ऐसा था, मेरा था सोशियोलॉजी ऑप्शनल, तो सोशियोलॉजी के साथ 3 मेंस लिख चुका था। यूपीएससी भी और स्टेट पीएससी नंबर नहीं आ रहे थे उसमें, 260 तक ही गया। कैसे रियलाइज हुआ कि नहीं ये नहीं वर्केबल है? सर सोशियोलॉजी इज अ गुड सब्जेक्ट सर, वेरी गुड सब्जेक्ट, बट ऐसा होता है ना सर, आपकी फोटे भी होनी चाहिए, आपको समझ आ जाना चाहिए कि 3 अटेम्प्ट लगे आपको ये रियलाइज करने में कि सर वो आपका बैक टू forte बैक नहीं चल रहा था ना कि आपको रियलाइज करने का टाइम नहीं मिला। मार्क्स 1 साल के बाद, मतलब यूपीएससी देता है 5 दिन पहले प्रीलिम्स से, Correct है, I तो can understand. मतलब वो नहीं पता चलता आपको। तो फिर ये कौन से अटेम्प्ट में आपको पता चला? तो लास्ट ईयर जब मेरा इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ ना स्टेट का, तो मेरे को कहीं ना कहीं समझ आ गया था कि सोशियोलॉजी में मेरे को कम मिला, और मिला भी एग्जैक्टली 235 मेरा स्कोर आया, जो कि मैं बोलता हूँ कि मेरा कम है, ऐसा नहीं है। सोशियोलॉजी में इस बार ही तो रैंक्स भरे पड़े हैं, रैंक्स जो सोशियोलॉजी इस टाइम दे रहे हैं, आई नो कपल ऑफ स्टूडेंट्स जिनके सोशियोलॉजी है। रिसेंटली आई हैव स्पोकन टू स्टूडेंट जिसने तीन बार मेंस लिखा है और चौथी बार इंटरव्यू में ड्रॉप हुआ है, चौथी बार में इस बार भी। उसका सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, उसको क्या करना चाहिए? 4th टाइम, एंड सोशियोलॉजी इज वन ऑफ दो सब्जेक्ट जिसमें नंबर उसके कम रह रहे हैं। सर पहले तो मैं यही बोलूंगा कि मैं उनसे मिलना चाहूंगा। मैं जरूर मिलवाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे बहुत स्टूडेंट्स की मतलब साथ में होकर हेल्प कर रहा हूँ। नहीं, बट मैं जरूर मिलवाऊंगा। फिर आपने ऑप्शनल क्या लिया था? तो फिर सर वही था कि मेरे को क्लिक हो गया था, तो प्रीलिम्स जैसे ही हुआ लास्ट ईयर का, जिसमें मतलब 100 पार तो आराम से हो गया था, तो उसके भी 4-5 दिन के बाद मैंने डिसीजन ले लिया था कहीं ना कहीं अपने दिमाग में कि इस बार आई विल गो विद एंथ्रोपोलॉजी। बस वो प्रीलिम्स की वेट हो रही थी, प्रीलिम्स हो जाए, तो प्रीलिम्स से मेंस के बीच में मैंने एंथ्रो को खत्म किया। तो मैंने सोचा कि अगर मैं जाता हूँ एंथ्रो के साथ, तो जो मेरा सोशियोलॉजी का 60% ऑफ द पार्ट एंथ्रो का ना, वो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है और बहुत अच्छे से होगा, जो कि एंथ्रो वाले को शायद उतने अच्छे से नहीं आता होगा कि जो मेरे को अच्छे से आता होगा और जो मैं बहुत अच्छे से कवर भी कर पाऊंगा। तो एक तो मेरे को वो एडवांटेज का पता चल गया था, और दूसरा मेरे को ये चीज़ पता चला था कि एंथ्रो में देयर इज सम टेक्निकल पार्ट विच इज़ डिफिकल्ट, विच इज़ डिफिकल्ट, बट वही है ना कि सर इम्पॉसिबल तो नहीं है कि मैं नहीं पढ़ सकता और कोई कर रहा है। तो मेरे को ये समझ आया कि अगर मैं एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी का कम्बिनेशन अपने दिमाग में डालता हूँ, राइटिंग स्किल्स एंड सोशियोलॉजी की अगर एंथ्रो में डालूंगा, आई विल गेट समवेयर गुड स्कोर। और मेरे को दूसरी चीज़ ये दिमाग में रखी कि जितना मेरा सोशियोलॉजी में स्कोर आ रहा है, उतना मैं अगर एंथ्रो में गिर के भी आऊंगा ना, क्योंकि देख रहा था ट्रेंड में दिख रहा था कि एंथ्रो में इतने स्कोर्स, तो मतलब जो बहुत ही बेकार, मतलब नॉर्मल स्टूडेंट भी लिख रहा है तो उसको भी मिल रहा है उतना स्कोर। तो मैंने कहा अगर मेरा फ्यूचर भी हो गया तो मैं इतने कहीं तो बैठ ही जाऊंगा। बट फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं 300 के लिए ही लड़ूंगा एंथ्रो में, पता नहीं अब कितने आएंगे, तो मैं 300 के लिए फाइट करूंगा। और वही था कि पिछले बार कुछ नंबरों से रहा था, कुछ नंबर मतलब वो 17 नंबर थे, तो जिससे मेरा फाइनल कट ऑफ से रह गया था। तो मैंने कहा इतना तो मैं बढ़ा ही लूंगा, जबकि तब के अगर देखा जाए तब 210 सीट्स थी, इस बार तो सिर्फ जनरल की तो 34-35 टोटल 71। बट एक चीज़ आप मुझे बताओ, अगर आपने सोशियोलॉजी ये रियलाइज़ किया होता पहले कि सोशियोलॉजी आपका फोटे नहीं बन पा रहा है, आपका ये सब्जेक्ट सिलेक्शन ठीक नहीं है, और आपने सेकंड अटेम्प्ट में ही चेंज कर दिया होता, आपको लगता है वो कोई डिफरेंस होता आपके रिजल्ट में? मतलब आपने पहले ही कोई 1-2-3 अटेम्प्ट से में ही क्लियर किया होता? सर मतलब आपने बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि पहले तो सर मैंने ऑनेस्टली तब तो रियलाइज कोई भी नहीं करता है, आप रियलाइज ही तब करते हो जब आप गिर रहे होते हो। नहीं, मतलब आई अंडरस्टैंड कि इट इज़ डेस्टिनेड कि आपको इसी अटेम्प्ट में मिलना था, बट ऐसा पॉसिबल है कि आपको ये रियलाइज़ पहले होता और आपको पहले किसी अटेम्प्ट में मिल जाता जिसमें इतने ही नंबर कम थे जितने आपके सोशियोलॉजी में कम रह रहे थे? सर वही आपने ही आंसर दे दिया, इट इज़ डेस्टिनी। मेरा इस बार इस बिकॉज ऑफ समय डेस्टिनी ना। ट्रू, वो फिर सारी चीज़ें ही सर ऐसे बनने लग जाती हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है। तो अगर मेरे को तब भी मिलता तो तब शायद एंथ्रोपोलॉजी से करते करते फिर किसी और सब्जेक्ट में, वही था ना कि बाकी सारे सब्जेक्ट्स में मास्टर हो चुका था, GS 1 2 3 4 में और SA में, तो रह क्या रहा था,
एंथ्रोपोलॉजी। तो उसी ये आप मतलब डेस्टिनी बोलते हो, सर, रिग्रेट नहीं करते हो आप? सर रिग्रेट तो मतलब वही है ना कि मैंने रिग्रेट कभी नहीं किया किसी भी अपने मतलब कि मैंने नहीं मेहनत कम की या वो कम किया, काश ये पहले छोड़ा होता, कोई और सब्जेक्ट लिया होता, ऐसा कोई हाँ, रिग्रेट नहीं, है? आज भी मैं शुक्र करता हूँ कि शुक्र है हो गया, वो कर दिया फाइनली और हो गया। डेस्टिनी पे बिलीव करते हो आप? सर बहुत ज़्यादा, मतलब मैं तो स्पिरिचुअल हो आप? बहुत ज़्यादा सर। हाँ, रोज आप प्रे करते हो? हर घंटे प्रे करते हो, मैं वो इंसान हूँ। अच्छा, हर घंटे? मतलब शुक्र करता हूँ हर घंटे की। मतलब इतने सारे अटेम्प्ट्स, इतना सारा दुख, इतना सारा स्ट्रगल देखने के बाद भी कभी ऐसा नहीं पॉइंट आया है कि ऊपर वाले पे होता है? बहुत सारे लोग हैं कि जिनको भरोसा धीरे धीरे हट जाता है इतना सारा स्ट्रगल देखने के बाद। आई हैव सीन पीपल लाइक दैट कि वो होते तो स्पिरिचुअल है, बहुत इतनी दिक्कतें आती है उनके लाइफ में कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको लगता है कि नहीं, मेरे लिए कोई नहीं है और सब कुछ गड़बड़ हो रही है, मेरे साथ ऊपर वाला नहीं है, तो वो भरोसा छोड़ देते हैं। ऐसा कभी पॉइंट आया? नहीं सर, मतलब कभी भी? मैंने कुछ ना गुरबानी की लाइंस को ना अपने साथ बांध के रखा था। एक तो थी करो जतन जे होए मेहरबाना, हमारा काम है जतन करना, तो मेहरबान तो वो ऊपर वाला है ही आप है। कर्म करो, कर्म फल की करते चिंता रहो, ऊपर वाले पे छोड़ो, वो तो कर ही देगा। और दूसरा था अचिंत कम करे हर प्रभ के जिन हर का नाम प्यारा, तो सर वो कर ही दे। और सर वो कहीं ना वो दिखा भी देता है कि हाँ मैं ऐसे करके कर रहा हूँ। और सर मतलब मैं तो फॉर्चुनेट हूँ कि स्टिल मतलब मैं इतने लोज लाइफ के रहा हूँ, इतनी कम मतलब इतनी छोटी छोटी चीज़ों में, मतलब मेरे मदर ने स्ट्रगल किया, मेरी फैमिली ने, मेरे नानू, मतलब सबका अच्छा खासा स्ट्रगल था। बट मैं स्टिल बोलता हूँ कि मेरे से भी नीचे कुछ हैं जिनका कहीं ना कहीं वो वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ कि जिन मैं मतलब आई एम एबल पर्सन, वो जो मतलब स्पेशली डिसेबल्ड होते हैं या इस तरह की कोई चीज़ होती है बाय बर्थ। शुक्र है उस चीज़ का। ठीक है, जैसे हमने बात की है कि आप स्पिरिचुअल हो, डेस्टिनी पे बिलीव रखते हो, इस एग्ज़ाम में लक फैक्टर का कितना बड़ा रोल होता है? क्योंकि हमारे पास जितने भी बच्चे सुन रहे होंगे और जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया होगा, जितने लोगों को देना होगा, कहीं ना कहीं ये माइंड में रहता है बच्चे के कि भाई कर तो रहा हूँ, मैं मेंस के लिए बहुत अच्छा तैयार हूँ, और अगर लक नहीं हुआ, उस दिन बीमार हो गया, उस दिन पेन नहीं चला, उस दिन ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लास्ट टाइम स्पर्श ने भी ऐसी चीज़ें जो मैंने और आपने डिस्कस की भी है कि पेपर चिपक गया और उसको पता ही नहीं चला, लास्ट में उसको पता चला और लक था कि हुआ नहीं। 2-3 चीज़ें उसने ऐसे बोली हैं। डू यू रियली फील कि ऐसा होता है इस एग्ज़ाम में? आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? मतलब लकी तो मैं बोलूँगा कि अल्टीमेटली मैंने क्लियर किया, बट अनलकी रहे हो कुछ अटेम्प्ट्स में आप? मतलब ऐसा है ना सर, मैं वही बोल रहा हूँ ना कि हार्ड वर्क हर चीज़ को हरा देता है सर। वो कभी ना कभी उस लक को भी नीचे लाता है कि 8 साल जब मैं हार भी रहा था ना, तो मैं अभी आपने जब मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मैं यही याद कर रहा था यार मैं कितनी फाइटिंग स्पिरिट से वो मेंस लिखता था। कभी ये नहीं सोचता था कि यार कुछ ऐसा हो जाएगा या किसी दिन ऐसा हो जाएगा या वैसा होगा। इतनी फाइटिंग स्पिरिट से पढ़ता था कि कभी लक तो सर मतलब आज लगता है कि आई एम लकी कि मेरा आज हो गया। उस ऊपर वाले का शुक्र है कि मेरा हो गया। वो मतलब हर चीज़, वो संगत का शुक्र है जिन्होंने मतलब मेरे को ब्लेसिंग्स दी और मेरा हो गया। बट वही है सर, लक को मैंने कभी ऐसे मतलब लकी हूँ तभी क्लियर हुआ। बट अभी जब ये क्वेश्चन पूछ रहे तब भी मैं यही याद कर रहा था यार मैं कैसे कितनी जान मार के पढ़ता था। सुबह सर वो इतनी ठंड में ना, मेरे पास मतलब मेरे पास मोबिलिटी का कोई इतना वो नहीं था, मेरे पास कोई गाड़ी नहीं थी तब। तो मदर ने जो बाइक भी मेरे को लेके दी थी ना, वो भी अपने चूड़ियाँ बेच के लेके दी हाँ, थी। ये भी मुझे पूछना था कि भाई आपने जो है आपके घर से आप लोगों ने गोल्ड जो है बेचा और ताकि आपको बाइक आपके लिए बाइक ली जाए और आपको एक सहूलियत फराहम हो, आप आने जाना कम्यूट करना इजी कर सकते हो। वो एक मैं कह रहा हूँ सर, वो एक दैट इज वेरी टचिंग, वेरी इमोशनल। मतलब वो एक स्प्लेंडर बाइक मेरी माँ ही जिंदगी कर बना सकती गई है वो लिटरली सर। मतलब उन्होंने अपने वो शायद लास्ट कुछ चूड़ियाँ थी उनकी, तो शी सोल्ड इट ऑफ कि नहीं मेरे बच्चे, वही मैंने बोला ना बेस्ट देना था। तो मतलब एक औरत के लिए गहना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बच्चे जितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं, बट अगेन यहाँ एक स्पिरिट दिखती है उस इंसान में। उन्होंने वो एक दिन लगाया कि उन्होंने कहा कि ठीक है। मैंने कहा मम्मा यार थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है कि टाइम बड़ा लग जाता है और मैं कुछ चीज़ों को नहीं कर पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा 1 मिनट में चला बैठ स्कूटी पीछे, ऐसी बस कहा और चल पड़े। और मैं देख रहा हूँ ये कहाँ,
पहले उन्होंने वो गोल्ड सेल ऑफ किया और उसके बाद शी केम, उन्होंने बाइक लेके दे दी। और वो आज भी वो स्प्लेंडर बाइक है ऐसी जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा। उसने आज गुरशरण कैसे सिंह को बोल खड़ा सकते हो, कैसे कि- बोल सकते हो, मतलब दिस इज, मैंने बोला ना कि ये फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स आपकी एक पूरी जर्नी वर्स्ट रही है। डाउन सर, मतलब मैंने लाइफ का एक, मेरे को आज भी याद है कि इट वाज 2020 का अटेम्प्ट था यूपीएससी का, 10 अक्टूबर को हुआ था। तो उसका रिजल्ट कोई 22-23 अक्टूबर को आया था। कोविड का टाइम था, मैं तो जॉब करता नहीं था, मम्मा करने नहीं देते थे, बिकॉज शी वॉज कि भाई तू एक ही काम करेगा, वो तू पढ़ेगा, मैं जब तक जिंदा हूँ मैं अपना काम करूँगी। और बट कोविड आ गया, कोविड के कारण सैलरीज 50% पे आ गई। तो वो ऐसा टाइम था कि मंथ एंड तक नहीं चलता था। और मम्मा ने जाना था समागम पे, मैंने दोनों ने जाना था। हम ये मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं किया, हम दोनों ने समागम जाना था। तो उस दिन मेरे को रियलाइज़ हुआ कि पैसे की क्या वैल्यू है, क्योंकि हम दोनों नहीं जा पा रहे थे। अटेम्प्ट में फेल हो चुका था 24 अक्टूबर को, 22 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, मैं फेल हो चुका था। तो वो फेल होने के बाद 27 अक्टूबर को समागम पे जाना था मम्मा ने, और हम दोनों के पास पैसे नहीं थे कि हम कैसे जाएंगे, क्योंकि समागम में जाने के लिए, और वीवर बहुत मतलब बहुत कि समागम जाएंगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस दिन पहली बारी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं गुरशन, यू हैव टू डू समथिंग एट अर्ली। डेस्टिनी का फिर भी इतनी जल्दी नहीं आया, बट उसके बाद सोर्सेज वगैरह इनकम के, वो पहली बारी जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि वो भी नहीं जा पा रहे और मैं भी। फिर उस दिन मैंने सोचा कि गुरशरण तू समागम पे उसी दिन जाएगा जिस दिन ठीक है तेरी जॉब लगेगी या तेरी मदर खुश होगी। उसके बाद मैंने उन्हें ज़रूर भेजा गया। मेरे से लोग पूछते हैं कि भाई क्यों नहीं जाते, मतलब बाहर क्यों नहीं जाते, मैं कहता हूँ भाई ठीक है, उस चीज़ को हंसी में निकाल देता हूँ, बट जो असली था कि इट वाज वेरी चैलेंजिंग। वो 500 रुपये सर, मतलब आज मैं, मतलब आज तो कुछ लगता नहीं है, तो उस दिन वो 500 रुपये की वैल्यू मेरे को वैल्यू पता चली। बट चलो ये हम अब बहुत ज़्यादा टाइम लिया इनका, बट बिफोर एंडिंग दिस पॉडकास्ट मैं एक बहुत लाइटर नोट पे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो सवाल मेरे मन में है कि अब जब आपका सिलेक्शन हो गया है, सारी चीज़ें पटरी पे आ गई है, लाइन अप हो चुकी है, अब शादी का क्या है, रिश्ते वगैरह आ रहे होंगे, अब रिश्ते ही क्या, बहुत सारे रिश्ते आ रहे होंगे, और आगे का क्या प्लान है? सर ऐसा था ना कि मैंने और मेरी मदर ने, हमने एक जर्नी 8 साल की, बहुत स्ट्रगलिंग जर्नी दोनों ने मतलब एकदम साथ होके निकाली है। कि एक दूसरे का साथ, मतलब ऐसा था कि मैं उनका एक सहारा बनता था, वही जैसे बिल्कुल बिल्कुल कहने में लगता है। जब मैं फेल होके आता था ना, मेंस का रिजल्ट फेल होके, वो उस सोफे में बैठ के बस पाठ कर रहे होते थे कि आज कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। जब मैं बोलता था मम्मा नहीं हुआ, तो शी यूज्ड टू टेल मी कि कोई गल नहीं, और मेहनत कर, अगली बारी हो जाएगा। हर बारी सर, हर बारी, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ठीक है बेटा तो कुछ देख अगली बार, ठीक है तो कुछ देख ले, नहीं, हर बारी उन्होंने यही कहा अगली कि बार देख लेते। तो 8 साल की जर्नी सर हमने ऐसी ही निकाली है कि वो जाहिर है कि अब रिजल्ट आया, अब तो रिश्ते आ रहे होंगे। और सर वही है ना कि आज अभी हम एक दूसरे के साथ मतलब आराम से, आई एम श्योर आप बताना नहीं चाह रहे हो, लेकिन नहीं आगे मतलब बात बढ़ेगी। रिश्ते तो बहुत मतलब, हाँ, आगे वो बात शुक्र है। बढ़ेगी। अब आपके पास बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो चुकी है। अब ऊपर वाला जो है रहम व करम करे आप लोगों पे, आपकी फैमिली पे। थैंक यू सो मच। और हमेशा हमारी दुआएं आप लोग के साथ रहेगी, और ऐसी मदर के लिए हमारे हमेशा दुआएं रहेगी कि जिन्होंने आपको इस मकाम पे पहुंचाया। साथ ही साथ मैं सारे लोगों को, व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि आज जो मैंने जर्नी सुनी है, बैक स्टेज पे उनसे बात की है, जो इन्होंने सारी चीज़ें शेयर की है, स्ट्रैटेजीज शेयर की हैं, अपने फैमिली के अप्स एंड डाउन्स, ये सारा जो है आप लोगों तक पहुंचाने का जो है ये ज़रूरी इसलिए होता है कि ताकि आप लोग इंस्पायर्ड रहो। गुरशरण जैसे इंसान जिन्होंने इतना लंबा स्ट्रगल किया है, कैसे बने रहे हैं, कैसे इन्होंने, इनकी मदर ने इनको सपोर्ट किया है। हम उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी जो है ऑनवर्ड्स जो लाइफ रहे वो ब्यूटीफुल रहे और खुश और आबाद रहे आप। और साथ ही साथ मैं सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ कि अगर ये सारे कॉन्वर्सेशंस आपको अच्छी लगती हैं, आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बने रहे। और इसी पॉडकास्ट को हम नेक्स्ट पॉडकास्ट के शेप में फिर आएंगे, फिर आप तक कोई एक नई सक्सेस स्टोरी आप तक लाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।